हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न अलजेब्रा। मॉडर्न अलजेब्रा में मैं स्टार्टिंग करूँगी कार्टेशियन प्रोडक्ट और आपके रिलेशंस और बाइनरी ऑपरेशन से। इन सब को डिफाइन करने के बाद मैं स्टार्ट करूँगी ग्रुप थ्योरी, ठीक है, जिसमें ग्रुप, सब ग्रुप और मतलब ग्रुप के बारे में बताऊँगी, ठीक है। तो आज हम मॉडर्न अलजेब्रा में स्टार्टिंग कर रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट वैसे तो आप सबको पता होगा क्या होता है, ठीक है। हम लोग इसको 11th क्लास में ही सीख लेते हैं कि मेरे पास दो सेट हैं, एक सेट ए और एक सेट बी, ठीक है। और सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, सेट बी के अंदर कुछ एलिमेंट है, दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, दैट इज ए क्रॉस बी, जिसको मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलती हूँ, वो क्या होता है? वो होता है इज इक्वल्स टू ए कोमा बी, ठीक है। इस तरीके से होता है ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। तो जितने भी पॉसिबल पेयर्स हैं ए बी के, वो इस तरीके से ए क्रॉस बी के अंदर आते हैं, ठीक है। इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की मतलब ए क्रॉस बी की कार्डिनैलिटी कितनी होगी? अगर मैं बोलूँ ए की कार्डिनैलिटी मेरी एम है और बी की कार्डिनैलिटी मेरी एन है, तो ए क्रॉस बी की कार्डिनैलिटी मेरी एम एन हो जाएगी, ठीक है, एम एन हो जाएगी। यहाँ पर मुझे ये ऑर्डर्ड पेयर की कितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं अगर ए के अंदर एम एलिमेंट है और बी के अंदर एन एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आर एम एन, ठीक है। तो जितने ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है उतने ही ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट पॉसिबल है। अब देखो, अगर मैं ये 1 2 लिख रही हूँ और दूसरा ये 1 2, ये तो सेम हो जाने वाला है ना, 1 2 सेम होंगे, लेकिन 1 2 2 1 ये अलग अलग होंगे। तो इस तरीके से आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं जितने भी पॉसिबल है। तो अगर ए के अंदर एम एलिमेंट है और बी के अंदर एन एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी के अंदर एम एन एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये आपने बहुत स्टार्टिंग में 11th क्लास में पढ़ा हुआ होता है। तो ए क्रॉस बी निकालना, अगर मेरे पास दो सेट्स हैं, ठीक है, तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना बहुत आसान होता है। क्या होता है? सपोज करो मेरा एक सेट है ए, वो है मेरा 1 2, छोटा सेट ही ले लेती हूँ, और बी है मेरा 3, ठीक है। तो ए क्रॉस बी मतलब आपको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर चाहिए जिसमें पहले ए का एलिमेंट आएगा फिर बी का एलिमेंट। तो पहला ए का एलिमेंट 1 के साथ, फिर बी का एलिमेंट 3, फिर दूसरा एलिमेंट ए का 2 उसके साथ 3। तो ये दो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है, ठीक है। इससे ज्यादा और कोई पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। हमें पहले में ए का एलिमेंट रखना है, मतलब ए क्रॉस बी कुछ इस फॉर्म में होगा ए बी, जहां पर ए मेरा कैपिटल ए से आएगा और स्मॉल बी मेरा कैपिटल बी से आएगा। तो स्मॉल बी की तो वैल्यू फिक्स हो गई 3, क्योंकि कैपिटल बी के अंदर सिर्फ 3 ही है, ठीक है। और स्मॉल ए की वैल्यू 1 2 है, तो एक बार 1 के साथ 3 आ गई, एक बार 2 के साथ 3 आ गया। और आप देख सकते हैं इसमें ए की कार्डिनैलिटी कितनी है? 2, और बी की कार्डिनैलिटी कितनी है? 1। तो ए क्रॉस बी की कार्डिनैलिटी 2 into 1 दैट इज 2 है या नहीं है? ठीक है। तो इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट होता था। अब इसके बाद आता है रिलेशंस पता है आपको क्या होता है? रिलेशंस एक्चुअल में दो मेरे सेट है, एक सेट ये है सेट ए, एक सेट ये मेरा है सेट बी, ठीक है। दीज आर 2 सेट, सेट ए एंड सेट बी। तो अगर मेरा सेट ए सेट बी से रिलेटेड है, ठीक है, अगर मैं बोलूं सपोज करो, जैसे मैंने वहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया था, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में इस तरीके से ए बी लिया था, तो ए मैं बोल सकती हूँ ए इज रिलेटेड टू बी इन सम फैशन, ठीक है। मैंने कोई रिलेशन डिफाइन कर दिया कि ए इज द मल्टीपल ऑफ बी, या फिर ए इज द डिवाइजर ऑफ बी, कुछ भी, मतलब मैं रिलेशन कुछ भी डिफाइन कर सकती हूँ। उसके थ्रू मैं क्या करती हूँ कि एलिमेंट ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट से रिलेट करती हूँ, ठीक है। तो उसको मैं रिलेशंस बोलती हूँ। तो रिलेशन ए से बी में भी हो सकता है या बी से ए में भी हो सकता है, ठीक है। अगर ए से बी में है तो उस रिलेशन को मैं इस तरीके से ही, मतलब ए क्रॉस बी, वो रिलेशन ए क्रॉस बी का ही सबसेट होगा, ठीक है, अगर ए से बी में है, क्योंकि उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो इसी फॉर्म के होंगे ना, ए बी के फॉर्म के होंगे, जहां पर ए मेरा कैपिटल ए से आएगा और बी मेरा कैपिटल बी से आएगा, ठीक है। और अगर वो रिलेशन बी से ए में है तो वो मेरा रिलेशन किसका सबसेट होगा? बी क्रॉस ए का सबसेट होगा, क्योंकि वो कुछ इस फॉर्म में होगा, बी कॉमा ए,
उसके जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो कुछ इस फॉर्म में होंगे, जहां पर बी मेरा कैपिटल बी से एलिमेंट आएगा और ए कैपिटल ए से। मतलब ये मुझे बताएगा कि कौन सा एलिमेंट बी का किस एलिमेंट ए से रिलेटेड है। ठीक है, वो मतलब मैं रिलेशंस कुछ भी डिफाइन कर सकती हूँ। ठीक है, सपोज करो इवन नंबर को इवन नंबर के साथ रिलेट कर सकती हूँ, इवन नंबर को ऑड नंबर के साथ रिलेट कर सकती हूँ, रिलेशन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये दो सेट के एलिमेंट्स को आपस में रिलेट करता है। ठीक है, तो उसको जो भी एलिमेंट जिस भी एलिमेंट के साथ एक सेट का एक एलिमेंट दूसरे सेट के एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, तो हम उसको इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर में लिख के डिनोट करते हैं। ठीक है, अगेन मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस कितने पॉसिबल है। अगर मैं बोलूं कि सेट ए से सेट बी में मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस कितने पॉसिबल है, देखो सेट ए से सेट बी में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने पॉसिबल है, तो ए क्रॉस बी, दैट इज अगर इसकी कार्डिनैलिटी m है और इसकी कार्डिनैलिटी n है, तो ए क्रॉस बी की कार्डिनैलिटी मेरी mn हो जाएगी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम ए टू बी कितने पॉसिबल है, mn। ठीक है, अब रिलेशंस के अंदर उसके कितने भी सबसेट्स, मतलब उसकी टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स देखूंगी। मतलब एक मेरा ए क्रॉस बी का क्या है, एक मेरा सेट है ए क्रॉस बी का। ठीक है, अब रिलेशन क्या होगा, उसका सबसेट ही होगा ना, कोई भी सबसेट हो सकता है। तो कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम रिलेशंस पॉसिबल हैं इसमें mn में, मतलब ए क्रॉस बी में, तो कितने हो जाएंगे 2 mn। ठीक है, क्योंकि कितने नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स पॉसिबल हैं ए क्रॉस बी के टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम कितने सबसेट्स पॉसिबल है, तो वो 2 mn होता है ना। तो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज 2 mn। ठीक है, अब रिलेशंस देखो इसको आप डिनोट कैसे करोगे। सपोज सेट ए इज रिलेटेड टू सेट बी, तो आप उसको कैसे, मतलब या फिर आप लिखोगे कोई भी एलिमेंट ए बी है इस तरीके से। ठीक है, ए इज रिलेटेड टू बी, तो आप इसको ऐसे भी डिनोट करते सकते हो कि ए इज रिलेटेड टू बी। ठीक है, इस तरीके से। तो उसका सिंपल सा मतलब होगा कि जो ऑर्डर्ड पेयर है ए बी, ये मेरा रिलेशन में होगा। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब कोई रिलेशन जरूरी नहीं है दो अलग अलग सेट में ही डिफाइन करो, आप एक सेट का अपने ही सेट पे रिलेशन निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि कोई मेरा एक सेट है ए बी सी। ठीक है, और मैं बात कर रही हूँ रिलेशन ऑन अ सेट ए, दैट इज ए से ए में ही रिलेशन को मैंने डिफाइन किया। तो ए क्रॉस ए के अंदर कितने एलिमेंट आ जाएंगे, अगर ए के अंदर 3 एलिमेंट है तो ए क्रॉस ए के अंदर 9 एलिमेंट्स आ जाएंगे। और वो 9 एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, देखो ए को पहले सबके साथ ऑर्डर्ड पेयर करा, मतलब दूसरा भी ए मेरा क्या है ए बी सी, तो पहला एलिमेंट ले लो इसके साथ बाकी सारे एलिमेंट इसके, तो ए बी ए सी, ऐसे ही फिर दूसरा एलिमेंट ले लो बी ए बी 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 सी। ठीक है, फिर ऐसे ही तीसरा एलिमेंट ले लो सी ए सी बी सी सी। तो दिख रहे हैं आपको कितने एलिमेंट आ गए, टोटल 9 एलिमेंट्स आ गए। इसके अंदर 3 एलिमेंट्स थे, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स थे, तो 3 जा ए क्रॉस ए के अंदर 9 एलिमेंट्स आ गए। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने पॉसिबल हैं, 2⁹। ठीक है, इतने टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस मेरे पॉसिबल हैं ऑन सेट ए। ठीक है, अब देखो रिलेशंस कितने तरीके के होते हैं। रिलेशंस मेरे, आपने ये भी 11th-12th में पढ़ा होगा कि रिलेशंस मेरे हो सकता है कि रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो। मेनली आपको ये 3 पढ़ाए जाते हैं, रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक और तीसरा है मेरा ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, अगर मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन अ सेट ए की बात कर रही हूँ, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है अगर सेट ए के अंदर मैं रिलेशंस की बात कर रही हूँ, ठीक है, रिलेशंस ऑन सेट ए, तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सारे स्मॉल ए के लिए स्मॉल ए डॉट मतलब कॉमा स्मॉल ए, मतलब ये वाला ऑर्डर्ड पेयर मेरा रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, तब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। मतलब हर एक एलिमेंट किसी भी सेट का, मतलब जिसमें भी आपने रिलेशन को डिफाइन किया हुआ है, उसका हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए।
ठीक है, हर एक एलिमेंट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए आर के अंदर होना चाहिए, ओनली देन द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक क्या होता है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर दिस एम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर, कि अगर मेरा ए बी आर के अंदर है तो बी ए भी मेरा आर के अंदर होना चाहिए। अगर मेरा ए बी है तो बी ए होना चाहिए, अगर बी ए नहीं है ना तो दैट रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ट्रांजिटिविटी क्या कहती है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है तो ए और सी, दैट इज ये वाला ऑर्डर पेयर ए सी, दिस एम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर, कि अगर मेरा ए बी आर के अंदर है और मेरा बी सी आर के अंदर है तो ए सी भी मेरा आर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिविटी। समझ आया? ये तीनों तो आपने पढ़े थे, लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगर मैं इररिफ्लेक्सिव की बात करूं तब इररिफ्लेक्सिव क्या होता है? इररिफ्लेक्सिव कहता है कि कोई भी एलिमेंट ए का वो खुद से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, तब वो इररिफ्लेक्सिव हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव कहता है सारे एलिमेंट्स ए के खुद से रिलेटेड होने चाहिए, और इररिफ्लेक्सिव कहता है कि एक भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एक सेट है ए, वो है 1 2 3, ठीक है, तो अब और मैंने रिलेशन डिफाइन किया है आर, उसके अंदर है 1 1 1 2 3 1, ठीक है, दिस इज द रिलेशन आर। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? नहीं है, क्योंकि 1 1 तो है लेकिन 2 2 भी होना चाहिए था और 3 3 भी होना चाहिए, बिकॉज रिफ्लेक्सिव कहता है हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। अब मैं बोलती हूँ ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो क्या ये इररिफ्लेक्सिव है? नहीं। इररिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि इररिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन कहती है कि कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। यहाँ पर 1 खुद से रिलेटेड है, 1 इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो 1 1 आ रहा है, तो इसीलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर मैं इसमें से 1 1 हटा दूं तो ये रिफ्लेक्सिव तो अभी भी नहीं है, लेकिन इररिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, और तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि अगर आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो वो इररिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, और अगर वो इररिफ्लेक्सिव है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इररिफ्लेक्सिव होगा ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, अगर मैं बोलूँ आर कुछ मेरा इस तरीके से है, इसके अंदर सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, 1 1 2 2 3 3 1 3, ठीक है, इसमें आप देख रहे हो सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, तो ये रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव अगर होगा तो इररिफ्लेक्सिव कभी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, और अगर इररिफ्लेक्सिव है तो वो रिफ्लेक्सिव कभी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इररिफ्लेक्सिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर है? आपको डेफिनेशन समझ आनी चाहिए कि रिफ्लेक्सिव कहता है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए बिलोंग्स टू आर, और इररिफ्लेक्सिव कहता है नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, ए आना ही नहीं चाहिए आर के अंदर, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए आना ही नहीं चाहिए आर के अंदर। समझ आया? दूसरी चीज सिमेट्रिसिटी मैंने आपको बताई थी, तो मुझे बताओ ये कैपिटल आर मेरा सिमेट्रिक है कि नहीं है? देखो 1 1 है तो इसको उल्टा 1 1 है, 2 2 3 3, अब देखो 1 3 है लेकिन 3 1 कहीं नहीं दिख रहा, तो ये रिलेशन मेरे सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिसिटी के लिए अगर ए बी आर के अंदर है तो बी ए भी आर के अंदर होना चाहिए। यहाँ पर 1 3 आर के अंदर है लेकिन 3 1 नहीं है, तो इसीलिए रिलेशन मेरा सिमेट्रिक नहीं है। और अगर मैं ये हटा दूं तो यस इट इज नाउ इट इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है अब। ठीक है, ओके। अब असिमेट्रिक क्या होता है? असिमेट्रिक रिलेशन एक सेकंड, पहले देखो एंटी सिमेट्रिक क्या होता है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है?
एंटी सिमेट्रिक होता है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ये है आर के अंदर, और बी ए भी है आर के अंदर, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि ए इज इक्वल्स टू बी, कि अगर ए बी आर के अंदर है और बी ए आर के अंदर है तो ए बी के बराबर है। जैसे ये वाला रिलेशन, ये वाला, ये मेरा सिमेट्रिक भी है और एंटी सिमेट्रिक भी है, बिकॉज यहाँ पर ए बी है, बी ए है, तो दैट इज ए इज इक्वल्स टू बी, दैट इज 1 1 2 2 3 3। ठीक है, तो इस तरीके का रिलेशन क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक, कि अगर ए बी आर के अंदर है और बी ए भी आर के अंदर है तो ए मेरा बी के बराबर होगा। तो इस तरीके के रिलेशन को क्या बोलते हैं, एंटी सिमेट्रिक। लेकिन असिमेट्रिक क्या होता है, असिमेट्रिक क्या होता है, असिमेट्रिक रिलेशन ये क्या होता है, ये कहता है कि अगर मेरा ए बी आर के अंदर है, इसका मतलब है कि बी ए आर के अंदर नहीं। ठीक है, ए बी आर के अंदर है तो मेरा बी ए आर के अंदर नहीं होगा, तो वो असिमेट्रिक रिलेशन मेरा हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा ये वाला रिलेशन देखो, ये मेरा असिमेट्रिक है क्या, नहीं, ये रिलेशन मेरा सिमेट्रिक है, ये रिलेशन मेरा सिमेट्रिक है, और साथ साथ में ये मेरा एंटी सिमेट्रिक भी है, लेकिन असिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि जितने भी ए बी है सबके लिए बी ए मेरा आर के अंदर है, तो ये असिमेट्रिक नहीं है। लेकिन अगर मैं कोई एक ऐसा रिलेशन लिख दूं, आर इज इक्वल्स टू ए और ए बी दो है, तो ये मेरा असिमेट्रिक है, या ये असिमेट्रिक है क्योंकि ए बी आर के अंदर है लेकिन बी ए आर के अंदर नहीं है। ए बी तो आपको दिख रहा है ये आर के अंदर है, लेकिन बी ए आर के अंदर नहीं है, तो ये रिलेशन मेरा असिमेट्रिक हो गया। अब ये सिमेट्रिक है क्या, नहीं है। जब असिमेट्रिक हो जाएगा तो वो सिमेट्रिक तो हो ही नहीं सकता कभी भी। ठीक है, लेकिन अब देखो एंटी सिमेट्रिक है क्या, एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक है। एंटी सिमेट्रिक क्या बोलता है कि अगर ए बी और बी ए आर के अंदर है तो ए इज इक्वल्स टू बी ए। तो यहाँ पर देखो बी ए बी और बी ए दोनों आर के अंदर है, तो ए इज इक्वल्स टू बी हो गया। यहाँ पर ए बी आर के अंदर है लेकिन बी ए है ही नहीं, तो हम बात ही नहीं करेंगे, तो ये एंटी सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है। समझ आया? अब आते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन पे। तो ट्रांजिटिव मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। क्या बताया मैंने, कि अगर मेरा ए बी आर के अंदर है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ए सी आर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अगर ए सी आर के अंदर है तो द रिलेशन इज ट्रांजिटिव, अगर नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। समझ आया? ओके। अब आपको क्या होता है कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस पॉसिबल हैं सेट ए के अंदर। अगर मैं बोल रही हूँ कि कोई मेरा सेट ए है, सेट ए है और सेट ए की जो कार्डिनैलिटी है वो n है, ठीक है, तो इसके अंदर रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने पॉसिबल, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने पॉसिबल हैं? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने पॉसिबल है बताओ? वो 2 raised to power n स्क्वायर माइनस n पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं, n स्क्वायर। ठीक है, उसमें से देखो वो जो n एलिमेंट्स वाले रिलेशंस होते हैं जो आप हमेशा लोगे ही लोग, वो कितने पॉसिबल है, n। देखो टोटल अगर ए के अंदर n एलिमेंट्स हैं तो एक रोज ए के अंदर कितने होंगे, n स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस कितने पॉसिबल होंगे, 2 raised to power n स्क्वायर। इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए पॉसिबल होंगे। लेकिन अब मैं बात कर रही हूँ रिलेशंस की, नहीं रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब, अगर ए के अंदर n एलिमेंट्स हैं तो वो n एलिमेंट्स रिलेशन के अंदर जरूर होने चाहिए। कौन कौन से? अगर सपोज करो n एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से हैं, A1 A2 A3 इस तरीके से AN, ये मेरे n एलिमेंट्स है A के अंदर। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए ये सारे ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए, A1 A1 A2 A2 A3 A3, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर मेरे
होने चाहिए ए एन कोमा ए एन। कितने ऑर्डर्ड पेयर है ये? एन ऑर्डर्ड पेयर, ये होने चाहिए। तो इनको मैंने फिक्स कर दिया, ये एन एलिमेंट को मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। ये एन एलिमेंट मैंने यहाँ पर रख दिए, ठीक है। अब बाकी कितने एलिमेंट्स बचे? टोटल कितने? एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर में से ये एन एलिमेंट हटा दो, तो अब बाकी बचे एन स्क्वायर माइनस एन। तो इसके कितने नंबर ऑफ सबसेट्स पॉसिबल है? 2 रेज़ टू पावर एन स्क्वायर माइनस एन, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो इसको मैंने फिक्स कर दिया, तो आप इसको कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हो? 2 रेज़ टू पावर एन स्क्वायर माइनस एन तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने पॉसिबल है ऑन सेट ए? कितने पॉसिबल है? 2 रेज़ टू पावर एन स्क्वायर माइनस एन। आई होप आपको समझ आया होगा। और इररिफ्लेक्सिव कितने पॉसिबल है? इतने ही इररिफ्लेक्सिव पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि इररिफ्लेक्सिव के लिए ये एन के एन कभी भी साथ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो इतने ही नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव पॉसिबल है और इतने ही इररिफ्लेक्सिव। तो इसको नोट डाउन कर लेना। अगर ए की कार्डिनैलिटी मेरी एन है तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने होंगे? 2 रेज़ टू पावर एन स्क्वायर माइनस एन, ठीक है। और नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस वो होंगे 2 रेज़ टू पावर एन स्क्वायर माइनस एन। सेम, जितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस पॉसिबल है उतने ही इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस पॉसिबल है, ठीक है। और नंबर ऑफ asymmetric relations, asymmetric relations, asymmetric बताया था मैंने क्या होता है, ठीक है। कितने नंबर ऑफ asymmetric relations ए के अंदर ए में पॉसिबल है? तो वो है मेरा 3 रेज़ टू पावर एन एन माइनस 1/2। इन सब का प्रूफ आपकी कोर्स में नहीं है, आप सिर्फ देख लो कि कितने कितने पॉसिबल है। नंबर ऑफ असिमेट्रिक रिलेशंस पॉसिबल है 3 रेज़ टू पावर एन एन माइनस 1/2। और एंटी सिमेट्रिक, नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस वो कितने पॉसिबल है? 2 रेज़ टू पावर एन इंटू 3 रेज़ टू पावर एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2, ये, ठीक है, ठीक है। इतने नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस पॉसिबल है, ओके। और सिमेट्रिक रिलेशंस, सिमेट्रिक रिलेशंस वो पॉसिबल है मेरा 2 रेज़ टू पावर एन एन प्लस 1/2, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर एन एन प्लस 1/2। तो अगर आपको ए की कार्डिनैलिटी गिवन है एन, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ए के अंदर पॉसिबल है, कितने नंबर ऑफ कितने एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। अब सपोज करो ए की कार्डिनैलिटी मेरे को 2 दी हुई है, ठीक है। दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 2, ठीक है। और मुझे बताना है कितने नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस सेट ए में पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस, एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस कितने पॉसिबल है? मैंने बताया था 2 रेज़ टू पावर एन इंटू 3 रेज़ टू पावर एन एन माइनस 1/2, यही बताया था। तो इसके अंदर वैल्यू रख दो, एन की वैल्यू कितनी है? 2, तो रख दो 2 रेज़ टू पावर 2, ठीक है, इंटू 3 रेज़ टू पावर 2, 2 माइनस 1 1/2, 2/2 1, तो 2 2 जो 4 इंटू 3 दैट इज 12। टोटल नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस कितने पॉसिबल है? 12, ठीक है। तो इसी तरीके से निकल जाएंगे। आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी इसमें डाउट होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन, तो अगर कोई मेरा रिलेशन सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ऐसे रिलेशन को मैं इक्विवेलेंस रिलेशन बोलती हूँ, ठीक है।
कि अगर कोई रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो वो रिलेशन मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर चेक करना है कि रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं, तो उसके लिए आपको ये तीनों चीजें चेक कर लेनी है। ठीक है, अब आता है पार्टीशन ऑफ अ सेट। क्या होता है पार्टीशन ऑफ अ सेट? तो देखो यार, पार्टीशन की दो प्रॉपर्टी तो हमेशा याद रखना कि अगर मेरा कोई सेट ए है, सेट ए का ही पार्टीशन करती हूँ मैं, तो A1 AI A J A K या फिर A1 A2 करके लिखो, A1 A2 A3 ऐसे ऐसे करके मैंने AN पार्टीशन करे हैं इसके। तो याद रखना, अगर मैं इन सबको पार्टीशन बोल रही हूँ सेट ए के, तो इस बाई प्रॉपर्टी इन सबका इंटरसेक्शन मेरा फाई होगा। दैट इज कि मैं कोई भी अगर AI ले लेती हूँ इंटरसेक्शन, कोई भी AJ ले लेती हूँ, किसी का भी किसी के साथ भी इंटरसेक्शन करती हूँ, तो वो हमेशा फाई आएगा। और अगर मैं सबका समेशन कर देती हूँ ना, समेशन ऑफ ऑल AI, ठीक है, I इज इक्वल टू 1 से n तक सबका समेशन कर देती हूँ ना, तो इसका समेशन मेरे को सेट A देगा। ठीक है, इसका समेशन सेट A आएगा और इन सबका किसी का भी इंटरसेक्शन करूंगी, इन सबका आपस में इंटरसेक्शन भी करूंगी ना, तो फाई आएगा। मतलब इन पार्टीशन की दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो अगर ये मेरा A1 A2 A3 ये सारे n तक ये पार्टीशन है सेट A के, तो इनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। दूसरा, जब आप इनका समेशन करोगे तो वो सेट A मेरे को मिल जाएगा। समझ आया? तो अब सपोज करो कि मेरा एक सेट है A, उसके अंदर है ये 3 एलिमेंट। तो अब इस सेट का मुझे पार्टीशन करना है, मतलब जितने भी पॉसिबल पार्टीशन है मुझे वो सारे निकालने हैं। तो एक पार्टीशन है कि मैं इन तीनों एलिमेंट को अलग अलग एक एक करके अलग अलग लिख दूँ। तो पार्टीशन P1 पॉसिबल है कि मैंने तीनों को अलग अलग लिख दिया, A B, ठीक है, C। ठीक है, तो पार्टीशन क्या कैसे करा है, ये मैंने A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया। पहला पार्टीशन इस तरीके से किया है। दूसरा पार्टीशन क्या किया है मैंने, दो को एक साथ ले लेती हूँ। ठीक है, तो दो को एक साथ ले लिया A B, और फिर एक बचेगा C। ठीक है, अब दो को एक साथ में A B भी ले सकती हूँ और A C भी ले सकती हूँ और B C भी ले सकती हूँ। ठीक है, तो P3 क्या होगा, पहले मैंने A B लिया, अब मैं B C ले लेती हूँ। ठीक है, A के साथ B, यहाँ B के साथ C, तो ले लिया, तो क्या बचा, A बच गया। ऐसे ही मेरा P4 क्या हो जाएगा, A B ले लिया, B C, अब A C ले लो, A के साथ C ले लो। ठीक है, अब क्या बच गया, B। ठीक है, और फिर पांचवा, अब तो जो मतलब दो दो के तो इतने ही पॉसिबल पेयर्स है। ठीक है, अब क्या करूंगी मैं, तीनों एलिमेंट को एक साथ ले लूंगी, A B C। ठीक है, तो ये 5 नंबर मतलब 5 पार्टीशन पॉसिबल है। अब देखो इनमें ये A के डिफरेंट पार्टीशन हैं, P1 P2 P3 P4 P5। अब मुझे बताओ इन सब में से कुछ कॉमन है क्या, नहीं है ना। A B C इंटरसेक्शन इज फाई, इन तीनों का इंटरसेक्शन करोगे फाई आएगा, और यूनियन करोगे तो सेट A आएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे फाई आएगा, और यूनियन करोगे सेट A आएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई यूनियन A, इंटरसेक्शन फाई यूनियन A, और इसका तो इंटरसेक्शन किसके साथ करोगे, किसके साथ यूनियन, तो खुद का ही सेट हो गया। तो कितने पॉसिबल है पार्टीशन, अगर किसी सेट के अंदर 3 एलिमेंट है तो 5 पार्टीशन पॉसिबल है। अगर किसी सेट के अंदर एक ही एलिमेंट होता तो एक ही पार्टीशन पॉसिबल था, और 2 एलिमेंट होंगे तो आप उसको एक कंडीशन है कि अलग अलग करके लिख दोगे, फिर एक कंडीशन है कि दोनों को एक साथ लिख दोगे, तो 2 पार्टीशन पॉसिबल है। अगर 2 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है तो 5 पार्टीशन पॉसिबल है। ठीक है, इसी तरीके से हम नंबर ऑफ पार्टीशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि अगर R मेरा क्या है, कार्डिनैलिटी ऑफ ए, R को मैं लिखती हूँ कार्डिनैलिटी ऑफ सेट A।
ठीक है, तो अगर कार्डिनैलिटी मेरी 0 है, सेट ए के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो कितने पार्टीशन पॉसिबल है? एक। ठीक है, अगर मतलब ए मेरा 5 है तो उसका सिर्फ एक ही पार्टीशन पॉसिबल है, उसको P1 इज इक्वल्स टू आप 5 लिख दो, यही पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर सेट के अंदर एक एलिमेंट है तो कितने पार्टीशन पॉसिबल है? एक। अगर मान लो ए के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, स्मॉल ए, तो कितना पार्टीशन पॉसिबल है? एक, और वो पार्टीशन P1 इज इक्वल्स टू दिस से। ठीक है, अब अगर सेट के अंदर दो एलिमेंट हैं तो कितने पार्टीशन पॉसिबल है? देखो, सेट के अंदर दो एलिमेंट है ए बी, तो कितने पार्टीशन? तो पहले पार्टीशन में मैंने इनको अलग अलग करके लिख दिया, एक एक एलिमेंट को, ए बी। ठीक है, ये होगा। दूसरा पार्टीशन पॉसिबल है कि दो को एक साथ लिख लूँ, ए बी। और भी कोई पार्टीशन पॉसिबल है क्या? नहीं। ठीक है, तो P2 के अंदर कितने आ गए? दो पार्टीशन पॉसिबल है। ठीक है, P3 के अंदर अभी हमने देखा था ए बी सी का, कितने पार्टीशन पॉसिबल थे? 5। ठीक है, तो P3 के अंदर 5। और अगर मेरा P4 होगा तो पहले तो 1 1 1 1 वाला P1 हो जाएगा, जिसके अंदर एक एक एलिमेंट होंगे। P2 के अंदर दो दो के कितने पेयर्स बनेंगे? दो दो के कितने पेयर्स बनेंगे जब 4 होंगे? तो भाई टोटल आपके एलिमेंट्स है 4। जैसे मैं मान लेती हूँ A B C D। ठीक है, पहले तो आपने A B C D को आप क्या करोगे? अलग अलग करके लिख दोगे ऐसे, A B C D। अब कोई भी दो पेयर बनाओगे तो दो पेयर बना लिया, मान लो A B बना लिया। ठीक है, अब बाकी के दो को आप अलग अलग करके लिखोगे, C D। ठीक है, फिर ये P3 हो जाएगा कि आपने A B दो पेयर ये बनाए और दो पेयर आप ये बना लो। चलो छोड़ो इसको, अभी आप अलग अलग करके लिख लो। तो अभी आपने ए बी का पेयर बनाया, अब आप बी सी का बनाओ। फिर आप किसका बना सकते हो? सी डी का बना सकते हो। फिर आप किसका बना सकते हो? ए डी का बना सकते हो। तो ए के साथ बी भी आ गया, देखो ए के साथ बी आ गया, ए के साथ बी आ गया। अब आप ए सी का बना लो। ठीक है, ए के साथ बी आ गया, ए के साथ सी भी आ गया, ए के साथ डी भी आ गया। ठीक है, ऐसे ही बी के साथ देखो, बी के साथ ए भी आ गया, बी के साथ सी भी आ गया। ठीक है, बी के साथ डी नहीं आया, बी डी का नहीं बना ना, तो एक पेयर में मेरा किसका पॉसिबल है? बी डी का। समझ आया? और आप देख सकते हो, अब डी के साथ देखो, सॉरी सी के साथ देखो, सी के साथ ए, सी के साथ बी, सी के साथ सी, तो मतलब नहीं है, डी भी आ गया। ठीक है, अब डी के साथ देख लो, डी के साथ ए, कहीं दिख रहा है? ये रहा, डी के साथ बी, डी के साथ बी, डी के साथ सी, डी के साथ सी। ठीक है, तो ये दो दो के में कितने बन जाएंगे? ये 4, 1 2 3 4 5 बन गए। एक और बन जाएगा यार, 1 2 3 4 5 6 बन गए। ठीक है, P3, ये P4 बनेगा, ये P5 बनेगा, ये P6 बनेगा और ये P7 बनेगा। ठीक है, बाकी इसमें BC आ गया तो अलग क्या बचेगा? A और D। ठीक है, इसमें CD आ गया तो अलग क्या बचेगा? A और D। इसके अंदर AD आ गया तो B और C। इसके अंदर AC आ गया तो B और D। ऐसे ही इसके अंदर P7 के अंदर BD आ गया तो क्या बचेगा? A और C। ठीक है, इस तरीके से मेरे 7 पार्टीशन बन गए। तो अब ये दो दो को लेके थे, अब मैं क्या कर लूंगी? 3 3 को लेके लूंगी। तो P8 के अंदर मैंने ले लिया A B C, तो कितना बच गया? D अलग बच गया। या फिर P9 के अंदर अब मैं ले सकती हूँ, अभी तो मैंने A B C को लिया था, अब मैं A B D को लेती हूँ, तो C अलग बच गया। ऐसे ही P10 के अंदर मैं ले लेती हूँ A B बच जाएगा, C D। P11 के अंदर ले लेती हूँ B C D, A बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कितने पॉसिबल पेयर बने?
4, ठीक है। अब P12 के अंदर क्या ले लेती हूँ मैं, ये चारों ले लेती हूँ, तो चारों ले लिए, ABCD, ये क्या ले लिए, चारों ले लिए। अब ये देखो, ये 12 तो ये बन गए। अभी मेरे 3 और पॉसिबल है। 3 और कैसे पॉसिबल है, देखो ये AD एक बार तो आपने अलग अलग ले रखा है, एक बार आप AD को एक साथ ले लो, एक ही बार में, ठीक है। तो AD को एक बार अलग अलग ले रखा है, एक बार एक साथ ले लोगे, ठीक है। AD और DA वाला एक बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर BC को एक साथ ले रखा है, आप BC को अलग अलग ले लोगे, तो आपको दिखेगा ये 6 में से 3 बन जाएंगे आपके, ऐसे ही, समझ आया। जैसे ABCD, ठीक है। तो आपका जो CD वाला था, CD वाला कौन सा है, CD AB, ये वाला नहीं लोगे आप, समझ आया। तो ऐसे ही ये 6 के क्या बनेंगे, 3 बनेंगे, तो 3 और पॉसिबल हो जाएंगे, तो टोटल कितने बन जाएंगे, 15 बन जाएंगे, समझ आया। तो इसीलिए अगर P4 होगा, मतलब R4 होगा, तो P4 का कितना बैठेगा, 15, समझ आया। तो इसी तरीके से आप देखो, अगर मैं PN लिख दूं तो अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर सेट A के पास n+1 एलिमेंट्स हैं, तो पार्टीशन बताओ Pn+1 कितना होगा, ये लिख दूं तो कैसे निकालोगे। तो Pn+1 के लिए आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो एज सिग्मा R से N तक, ठीक है, और NCR PR, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। सपोज करो अब मुझे P4 का ही निकालना है, तो N कितना हो गया, 3 हो गया, तो 0 से 3 तक जाएंगे, तो 0 से 3 तक चलेंगे, तो 3C0 P0 प्लस 3C1 P1 प्लस 3C2 P2 प्लस 3C3 P3, ठीक है। अब 3C0 कितना होता है, 1, P0 कितना है, 1 प्लस 3C1 3, P1 1 प्लस 3C2 1, और सॉरी 3C2 3 और P2 2, 3C3 1 और P3 5। तो अब देख लो 1 प्लस 3 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 5 15, आ गया कि नहीं आ गया। इतना ही हमने जब निकाला था अभी, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए यार, अगर आपको 4 का निकालना है तो आपको 3 का पता होना चाहिए, 5 का निकालना है तो आपको 4 का पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से पार्टीशन निकल जाएगी किसी भी सेट के। अब इसके बाद आती है इक्विवेलेंस क्लास। अभी तो हमने बोला कि कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा अगर वो रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है। फिर मैंने पार्टीशन निकालना सीखा। अब आता है इक्विवेलेंस क्लास। तो देखो क्या होता है इक्विवेलेंस क्लास। तो आर मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन है ए के अंदर, ठीक है। आर मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन सेट ए, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लास मतलब जो मेरे सेट ए है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट है स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लास किसी भी एलिमेंट की निकाल सकती हूँ मैं, सेट ए की किसी भी एलिमेंट की निकाल सकती हूँ, क्योंकि सेट ए के अंदर जो रिलेशन आर है वो मेरी इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इसीलिए उसकी जो इक्विवेलेंस क्लास होगी सेट ए किसी भी एलिमेंट की, उसको मैं डिनोट करूंगी इस तरीके से, स्क्वायर ब्रैकेट में ए को लिखूंगी मैं, ठीक है। तो इसके अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे ए के जो ए से रिलेटेड है। तो इसके अंदर आएंगे कलेक्शन ऑफ all those elements
of A of all those elements of A which are related to स्मॉल, जो स्मॉल ए से रिलेटेड होंगे. तो कैपिटल आर के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, तो वो वाला ऑर्डर्ड पेयर जिसमें ए के साथ कुछ भी आ रहा है ना, या फिर आप इस तरीके से ये एक्स है, x1 है, ये x2 है, तो ये दोनों मतलब a कोमा x1 वाले और a कोमा x2 वाले ऐसे कुछ एलिमेंट्स होंगे आर के अंदर. तो x1 x2 वो सारे एलिमेंट्स मेरे किसके अंदर आ जाएंगे, CLA क्लास ऑफ ए के अंदर आ जाएंगे. वो मेरी इक्विवेलेंस क्लास होगी. समझ आया? जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन है आर और इसके अंदर है 1 2 1 3 4 1 5 6 2 1, कुछ इस तरीके की मेरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. तो अब मैं क्लास ऑफ ए निकालना चाह रही हूँ. ए है मेरा 1, तो मुझे उसके अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे जो 1 से रिलेटेड है. 1 से 2 रिलेटेड है तो 2 आ गया, 1 से 3 रिलेटेड है तो 3 आ गया, 1 से 4 रिलेटेड है तो 4 आ गया. ठीक है, और 1 से 2 तो 2 पहले से ही है. ठीक है, तो क्लास ऑफ ए के अंदर कितना आ गया, 2 3 4. आई होप अब आपको समझ आया होगा. ठीक है, तो ये मेरी इक्विवेलेंस क्लास होती है. अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशंस. ठीक है, तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ. नेक्स्ट वीडियो में बाइनरी ऑपरेशंस पढ़ेंगे और फिर बाइनरी ऑपरेशंस के बाद हम अपनी ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करते हैं. ओके, थैंक यू.